हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आज हमारी बोर्ड एक्सप्रेस हमें लेकर आ चुकी है क्लास 12th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे, जो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो चलिए भाई फटाफट से इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और बोर्ड्स में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज देखने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए हमारे सेकंड चैप्टर को, जो होने वाला है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किस टाइम फ्रेम के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा 600 BC से लेके जो 600 CE तक का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में। अब हो क्या रहा है, देखो बेटा, इसके जो पहला चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो धीरे धीरे अपने डिक्लाइनिंग फेज पर आया, और उसके बाद अब जो कम्युनिटीज हैं वो ईस्ट की जगह अपने वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो अब यहाँ पे जो सोसाइटीज हैं वो गंगा वैली जो है वहां पे सेटल होना शुरू हुई हैं। अब इस गंगा वैली वाले एरिया में पहले जो लोग आए वो पास्टोरलिस्ट एक्टिविटी करते थे, और आप बोल सकते हो कि जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर तरीके की जो चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, कहां से, फ्रॉम पास्टोरल सोसाइटी टू एग्रेरियन इकोनॉमी। अब इस एग्रेरियन इकोनॉमी में धीरे धीरे जब जो आप बोल सकते हो प्रोडक्शन है वो सबसिस्टेंस से सरप्लस की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे वापस से क्या होगा, टाउन्स का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, अब यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया के सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज के बारे में, जहां पे क्या होगा, बड़े बड़े महाजनपद का क्रिएशन होगा, एंड लेटर ऑन दीज जनपद्स विल कंसोलिडेट एंड फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म दी किंगडम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम महाजनपद और उसके बाद किंगडम्स का फॉर्मेशन देखने वाले हैं। अब और क्या हो रहा है, तो भाई टाउन्स हैं, तो टाउन्स में सीधी सी बात है कि भाई ट्रेड हो रहा है अलग अलग तरीके की चीजों का, तो उन ट्रेड्स के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दो रिलीजन, जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है, जिनके बारे में हम आगे 4th चैप्टर में देखने वाले हैं, उसका भी यहाँ पे क्या होगा, इमर्जेंस होगा। देन अगर हम बात करें कि भाई पॉलिटिकल यूनिट्स किस तरीके की हैं, तो जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं वो महाजनपद है। महाजनपद क्या हो गया कि छोटे छोटे आप बोल सकते हो कि ऐसे लोग हैं जहां पे सेटल होना शुरू करे, फिर उन्होंने अपना एक्सपांशन किया, और वो जो जनपद थे वो आगे जाके क्या बने, महाजनपद। तो उस टाइम के जो फेमस महाजनपद हैं, जैसे कि मगध है, कौशल है, वत्स है, अवंती है, ये 4 फेमस हैं। उसके साथ साथ कई सारे हैं, वज्जी है, कौशल है, और भी कई सारे हैं। ठीक है, तो ये चारों हैं, या और आप बोल सकते हो 16 महाजनपद, जिनके बारे में हमें बुद्धिस्ट और जो हमारा जैनिज्म का टेक्स्ट है उसके बारे से हमें इनके बारे में पता चला। अब ये किस तरीके से होते थे, तो भाई जब ये बड़े आप बोल सकते हो पॉलिटिकल यूनिट बनी, तो इनमें इनकी कैपिटल सिटीज हुई, साथ ही साथ इन्होंने फोर्टिफाइड सिटीज बनाई, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, अब महाजनपद को एक दूसरे के ऊपर अटैक करना था, अपना एक्सपांशन करना था, तो उन्होंने परमानेंट आर्मी रखना शुरू किया, और परमानेंट इन्होंने क्या रखा, ब्यूरोक्रेसी भी रखा। अब अगर आप इनके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो ये जो महाजनपद हुए ये 2 तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम पे काम करते थे। कुछ जो थे यहाँ पे वो आप बोल सकते हो कि मोनार्कियल किंगडम्स थे, जो आप बोल सकते हो कि एक ही राजा के थ्रू रूल किए जाते थे। वहीं पे कुछ ऐसे हैं जहां पे ओलिगार्कीज होती थी, जहां पे पावर जो है वो कई सारे लोगों के बीच में डिवाइडेड होता था, जिन्हें गणास या फिर संघास कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके की उस टाइम पे पॉलिटिकल यूनिट्स होती थी। देन अगर हम बात करें कि इस टाइम पीरियड के बारे में हमें पता कैसे चला, तो यहाँ पे 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं हमारे टेक्सचुअल सोर्सेज, या जिनको हम लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे कि वेद, जो हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। साथ ही साथ जातक। जातक क्या हो गया, जातक बेटा बुद्ध की जो प्रीवियस बर्थ की जो स्टोरीज होती हैं वो जातक होती हैं। उसके बाद बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर। ठीक है, तो बुद्धिस्ट में जो सुत्त पिटकस वगैरह आ जाएंगे, जैन में जो आगम लिटरेचर आ जाएगा। ठीक है, उन्हें सबसे भी हमें पता चला। तो अब ये तो क्या हो गया रिलीजियस लिटरेचर की बात। अब अगर हम बात करें सेक्युलर लिटरेचर की बात, जो एक तरीके से पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें एक है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखा हुआ है। उसके साथ हमारे पास क्या है, उसके साथ है हमारे पास मेगास्थनीज का इंडिका। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, अगर हम इनके बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, तो यहाँ पे हमें कई तरीके के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो अशोक की जो एडिक्स हैं वो मिली हुई हैं। साथ ही साथ प्रशस्ति, जो आप एक तरीके से आप बोलते हैं कि जो इयोलॉजीज होती हैं, जो किंग को एक तरीके से ग्लोरीफाई करती है ना, तो यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो उस तरीके की चीजें मिली हैं हमें। सातवाहनास की प्रशस्ति वगैरह मिली हुई हैं। देन हमें यहाँ पे कॉइन्स मिले हुए हैं, तो रोमन एम्पायर के साथ यहाँ पे जो ट्रेड होता था तो उससे हमें रोमन कॉइन्स मिले हुए हैं, पंचमार्क कॉइन्स मिले हुए हैं, गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स मिले हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हो गई। देन अगर हम बात करें मटेरियल रिमेन्स की, तो यहाँ पे हमें पोट्री मिली हुई है, जो कि एक स्पेशल तरीके की होती है, जिसको बोला जाता है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ठीक है, साथ ही साथ क्या मिला हुआ है, फोर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, जो उन्होंने एक तरीके से किले वगैरह बनाए थे, दीवारें बनाई थी, जो आप बोल सकते स्कल्पचर वगैरह बनाया था, वो सारी चीजें भी यहाँ पे हमें
हमें उनके थ्रू मिली हुई है। अब अगर हम आगे बात करें तो भाई ये जितने भी महाजनपद हैं, यहाँ आप देख रहे हो 16 महाजनपद हो गए कि कुरु हो गया, पांचाल हो गया, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, वज्जी, मल्ल, मगध, है ना। इसको मैप के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे हमारे 16 महाजनपद हैं। अब इन सभी 16 महाजनपद में से मगध जो था वो कैसे प्रोमिनेंस गेन किया और सबसे पहला जो एम्पायर था वो मगध में ही क्यों बना, तो उसके फैक्टर्स हमको देखना है, ठीक है। तो क्या था, तो भाई सबसे पहले जो मगध था, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका क्रूशियल एलिमेंट था वो क्या था, एग्रीकल्चर। क्योंकि ये जो मगध है ये कहाँ है, गंगा वैली के रीजन में है, जो कि एक फर्टाइल प्लेन है और नॉर्दर्न प्लेन होने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी ज्यादा थी। देन यहाँ पे रिच रिसोर्सेज थे, है ना। जैसे कि अगर हम देखें कि अभी प्रेजेंट जो झारखंड है या जो बिहार वाला एरिया है, वहाँ पे कई तरीके की हमें आयरन माइंस मिल जाती हैं। तो वो आयरन जो है वो इसके कंट्रीब्यूशन में बहुत तरीके से हेल्प किया कि भाई जो वेपन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, तो उसकी आयरन की जरूरत थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट से जो टिम्बर मिलता था, उस टिम्बर की हेल्प से भी यहाँ पे इनके ग्रोथ में बहुत ज्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। देन अगर हम बात करें कंट्रोल्स ऑफ ट्रेड रूट, तो यहाँ पे जो गंगा रिवर है, उस गंगा रिवर से ही कई सारे आप बोल सकते हो रिवराइन ट्रेड रूट्स होते थे। साथ ही साथ जो लैंड रूट्स होते थे उसका भी कंट्रोल यहाँ पे मगधियन एम्पायर के पास हो जाया करता था। उसके साथ अगर हम देखें कि यहाँ पे जो मगध था उसमें कई सारे स्ट्रॉन्ग रूलर्स आए, जैसे बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु हुआ, बाद में जब नंद डायनेस्टी आई तो वहां पे महापद्मानंद हुआ, धनानंद हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो हैं जिन्होंने क्या किया, अपने मैट्रिमोनियल अलायंस से, साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से अपने वॉर मिलिट्री या मिलिट्री स्किल से भी आसपास के कई सारे जो जनपद थे, महाजनपद थे, उनको कॉन्कर करके अपने एम्पायर को बड़ा कर लिया। देन अगर हम बात करें एलिफेंट्स की, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उनमें एलिफेंट्स का काफी ज्यादा अबंडेंस था और उसके कारण इनकी जो आर्मी थी उसमें एलिफेंट्स की ज्यादा नंबर होता था। तो वो एलिफेंट्स साथ ही साथ इनकी जो मिलिट्री इनोवेशंस है उसकी मदद से भी जो मगधियन एम्पायर था वो अपने बाकी एम्पायर से, कहीं बाकी जो जनपद हैं उनके आप बोल सकते हो एक तरीके से उनसे काफी ज्यादा एक्सीलेंस लेवल पे था। अब जब मगध था तो मगध की कैपिटल क्या होती थी, राजगृह होती थी, है ना। दैट मींस एक 7 हिल पे बना हुआ राजा का घर, उसको राजगृह, बाद में ये जो कैपिटल हुई ये शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्र में। तो मगधियन एम्पायर के बाद जब यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने किसको डिफीट किया, धनानंद को, तो यहाँ पे आते हैं मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पे 321 में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्यन एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और कैपिटल बनाते हैं पाटलिपुत्र को। उसके बाद हम देखें कि जो इनके ग्रैंड सन है ना, इनके ग्रैंड सन कौन थे, अशोक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद यहाँ पे अशोक। तो ये जो अशोक हुए, ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और इन्होंने कॉन्कर करा कई सारे एरियाज को, है ना। जैसे कलिंग हो गया उड़ीसा में, जो इनका आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस हो गया जिसको उन्होंने कैप्चर करा। और इसके बाद अब जो अशोक हैं वो युद्ध घोष से धर्म घोष की तरफ आ गए, है ना। मतलब कि अब वो पीस में बिलीव करने लगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लेकर आया, यहाँ पे वो लेकर आया धम्म को उन्होंने प्रोपगेट करना शुरू किया। इसलिए उन्होंने कई सारे एडिक्ट्स बनाए, मेजर एडिक्ट्स और माइनर एडिक्ट्स, जिनमें से जो माइनर एडिक्ट्स थे वो स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं कन्फाइन थे उनके रिलीजियस मैटर्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो धम्मा था उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमें ब्राह्मण्स की इज्जत करनी चाहिए, जो स्लेव्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, अपना और जो दूसरों का रिलीजन है उसको भी कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब इस रिलीजन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करे, जिनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था धम्म महामत्तास, ठीक है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो धम्म का मैसेज था उसको जगह जगह पे फैलाते थे। देन अगर हम बात करें कि भाई अशोक के बारे में हमें कैसे पता चला, तो अशोक के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है, वैसे तो हमें कई सारे सोर्सेस मिले मौर्यन एम्पायर के बारे में, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज का इंडिका हो गया, है ना, उनके जो स्क्रिप्चर्स हो गए, आप बोल सकते हो स्कल्पचर्स हो गए, बहुत सारी चीजें, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या हो गया, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अब इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ा कैसे गया, तो जो जेम्स प्रिंसिप थे उन्होंने डेसिफर किया ब्राह्मी और खरोष्टी जो लैंग्वेज है उसको, और ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट जो थी उसको, ठीक है। तो यहां से उसमें यह पता चला कि वो जो इंस्क्रिप्शन था उसमें लिखा हुआ था पियदसी। पियदसी मतलब क्या, एक ऐसा इंसान जो देखने में मतलब आप बोल सकते हो प्लीजेंट हो, अच्छा प्लीजेंट टू बी बिहोल्ड। अब यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए उसमें जो लैंग्वेज थी, है ना, अगर आप देखोगे कि जो पूरा नॉर्थ इंडिया या अगर आप इंडिया की बात करोगे तो उसमें प्राकृत लैंग्वेज में जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखे गए, मैसेजेस लिखे गए, और उसकी स्क्रिप्ट क्या होती थी, स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी। वहीं पे अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के,
दैट इज अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पे अगर हम देखें तो अरमेक और ग्रीक लैंग्वेज में मैसेज लिखे गए, और जो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए, खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, तो इतना बड़ा आप बोल सकते हो कि उन्होंने एम्पायर बनाया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो उनकी कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र था। साथ ही उन्होंने कई सारी प्रोविंशियल सेंटर्स बनाए, जो कि तक्षशिला, उज्जैनी, देन तोशाली, स्वर्णगिरी। ये अब हर जो कैपिटल है वो अपने लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि जो उज्जैनी है वो एक तरीके से ट्रेड रूट्स के बीच में मिलती थी। अगर आप स्वर्णगिरी की बात करेंगे तो वहां पे कर्नाटक की जो गोल्ड माइंस है उनसे वहां पे गोल्ड का काफी अच्छा रिसोर्स था, तो उसके कंट्रोल के लिए स्वर्णगिरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो मौर्यन एम्पायर है उसने अलग अलग तरीके से इस पूरे एम्पायर पे क्या किया है, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करके रखा हुआ है। अब जैसे ही जो मौर्यन एम्पायर है वो अपने डिक्लाइन फेज की तरफ आता है, तो धीरे धीरे जो दूसरे एरियाज है वहां पे कई सारे किंगडम्स का इमर्जेंस होता है। तो ये जो न्यू किंगडम्स है, दीज आर दी डेक्कन्स, और जो फर्दर साउथ है वहां पे देखने को मिले। तो अगर हम बात करें तमिलकम की, तमिलकम क्या है कि प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पे हुए चोला, चेरा एंड पांड्या। सातवाहनास डायनेस्टी आई, जो आप बोल सकते हो महाराष्ट्र, गुजरात वाला जो एरिया है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया वाला, वहां पे आए। देन शकास जो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो कहां पे आके उन्होंने रूल किया, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट एंड जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है उसमें उन्होंने रूल किया। देन अगर हम बात करें कि ये जो सारे किंग आए, ये कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन थ्योरी से कनेक्ट करते थे, जो अपने आप को ये मानते थे कि अगर हमें हाई स्टेटस चाहिए तो हमें डेटी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो कोलोसल स्टैच्यूज मिले हैं हमें किसके, कुषाण रूलर के, जो कई सारे श्राइन्स या टेंपल्स में हमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्राइन्स मठ ऑफ मथुरा में यहाँ पे इस तरीके का कोलोसल स्टैच्यू मिला हुआ है। देन अफगानिस्तान में भी इसी तरीके का स्टैच्यू मिला है। साथ ही साथ ये जो किंगडम्स थे, इनके जो राजा थे, ये कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स ले लेते थे, जैसे राजा अधिराज हो गया, महाराजा अधिराज हो गया, है ना, परम अधिकारिका हो गया। तो यहाँ पे भी जो राजा हैं वो देवपुत्रा का टाइटल ले रहे हैं, विच इज द सन ऑफ गॉड, है ना, मतलब अपने आप को डिवाइन पावर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रूल को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। देन अगर हम बात करें कि कॉमन मास की, ये तो हमने राजा की बात करी, अब कॉमन मास के बारे में अगर बात करी जाए तो उनके बारे में कैसा जाना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो पॉपुलर परसेप्शन है बिटवीन द किंग एंड पीपल, उसको जानने के लिए हमने सेक्युलर टेक्स्ट जैसे कि जातक हो गया, पंचतंत्रा हो गया, इनका यूज किया गया, और जिनसे हमें ये पता चला कि जो किंग हैं वो अपने टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए फोकस करते हैं कि मैं कहीं ना कहीं क्या करूं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करूं। तो इसके लिए उन्होंने आयरन प्लो का जो स्टार्ट है, आयरन प्लो का जो यूज है उसको स्टार्ट किया गया। इरिगेशन को यूज किया गया कि वेल से, कैनाल से, जिस भी तरीके से इरिगेशन हो सकता है एरिड एरियाज में, उसके ऊपर फोकस किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो रूरल सोसाइटी है, अब वो धीरे धीरे कई सारे आप बोल सकते हो सोशल ग्रुप्स में डिवाइड होती जा रही है ना। यहाँ पे हम वर्ण सिस्टम देखते हैं, यहाँ पे हम कास्ट सिस्टम का इमर्जेंस देखते हैं, वो सारी चीजें देखी गई। साथ ही साथ लैंड ग्रांट्स की बात आई कि भाई सोसाइटी जब डिवाइड हो गई लैंड होल्डिंग और लैंडलेस ग्रुप में, तो यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग ग्रुप है वो क्या करता है, लैंड ग्रांट्स देता है। तो यहाँ पे क्या आया, अग्रहाराज आए। दीज वर व्हाट, दीज वर द विलेजेस डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं लैंड ग्रांट की जो एक प्रैक्टिस है वो भी इस एरिया में हमें देखने को मिली। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे ट्रेड और अर्बनाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर ट्रेड की बात, सबसे पहले अर्बनाइजेशन की बात करी जाए, तो यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स हुए, जैसे पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, तक्षशिला है, जहाँ पे बड़े बड़े टाउन्स जो है उनका इमर्जेंस हमने देखा। और ये जो टाउन्स है ये फेमस है उनकी मार्केट प्लेस के लिए, क्राफ्ट सेंटर्स के लिए, रिलीजियस हब के लिए और कॉइन्स के लिए। कॉइन्स भी हम देखते हैं कि गुप्ता के गोल्ड कॉइन मिले हैं, इंडो ग्रीक के पंचमार्क कॉइन्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे कॉइन्स मिले। अब अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करी जाए तो अब ट्रेड इंडिविजुअली नहीं किया जा रहा है, ट्रेड कैसे हो रहा है, एसोसिएशन में, ग्रुप में। तो उससे इमर्जेंस हुआ किसका, ट्रेड गिल्ड्स का, विच आर कॉल्ड एज श्रेणीज। ठीक है, जो प्रोडक्शन और उसके साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं। जो ट्रेड होगा वो इंटरनल ट्रेड भी होगा, मतलब विद इन द कॉन्टिनेंट भी होगा, और आउटसाइड द कॉन्टिनेंट भी होगा, मतलब इनलैंड एज वेल एज ओवरलैंड दोनों। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड होता था रिवराइन रूट से, और अगर हम बात करें किस चीज की, एक्सटर्नल ट्रेड की, तो वो सी रूट के थ्रू होता था। रोमन और जो साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका है, वहां से हमें उसके एविडेंसेस मिले हैं। तो इसके बारे में हमें पता चला कैसे कि भाई जो हमारा साउथ इंडिया है वहां से हमें रोमन कॉइन्स मिले हुए हैं, जिससे हमें पता चला कि ये जो एरिया है ये दूसरे एरिया से के साथ भी ट्रेड करता था। अब अगर हम लास्ट में बात करी जाए कि भाई ये जो इंस्क्रिप्शन है इन्हें पढ़े कैसे गए, किसने इन्हें पढ़ा, तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जो है उन्होंने 1838 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है उसको डेसिफर करा, और उसी से प्राकृत लैंग्वेज का यूज करके खरोष्ठी स्क्रिप्ट को भी डेसिफर किया गया, क्योंकि वो ग्रीक से कहीं ना कहीं सिमिलर थी।
देन अगर हम बात करें लिमिटेशन कि भाई इतने सारे इंस्क्रिप्शन पढ़ तो लिए गए, लेकिन पढ़ने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद भी हमें कई सारी क्या हुई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसमें? कई सारी हैं टेक्निकल लिमिटेशंस कि भाई बहुत सी चीजें जो लिखी गई हैं वो फेड हो चुकी हैं या अच्छे से नहीं दिख रही है, इस कारण से कई सारे इंस्क्रिप्शंस को ठीक से नहीं पढ़ा गया। या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत से जो लेटर्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, मिस हो गए हैं, साथ ही साथ क्लैरिटी नहीं है उसमें, किस कंटेक्स्ट में बात करी गई है, क्या लिखा गया है, उसके बारे में बहुत सी चीजों के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है। देन बहुत से ऐसे थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन हैं जिन्हें मिल तो गए हैं, डिस्कवरी तो उनकी हो चुकी है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अनडिसाइफर्ड है। देन अगर हम बात करें नॉन रेलेवेंस कि बहुत सी इंस्क्रिप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ राजा के बारे में बात करते हैं। तो जो कॉमन सोसाइटी है कि पीजेंट क्लास किस तरीके से थी, ट्राइबल क्लास किस तरीके से थी, जो पास्टोरलिज्म ग्रुप था उनका लाइफस्टाइल कैसे होता था, तो उन सब चीजों के बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन से कोई जानकारी नहीं मिलती। अब देखो भाई, ये तो हो गई पूरी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते जो सीबीएसई हर साल आपसे पूछ रही है। ठीक, तो यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, वो सारे क्वेश्चन जो कंटिन्यूअसली सीबीएसई की नजर में है। ठीक है, तो अब उनकी नजर से नजर मिलाने वाला टाइम आ गया। तो देखो क्या कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला है इस तरीके से एमसीक्यू पूछा गया जो सीबीएसई ने 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2023 का ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज क्वीन प्रभावती बिलोंग्स टू, है ना, कि क्वीन प्रभावती जो है वो किसकी बेटी है ना, कि आप देखो भाई शादी होगी तो शादी होने के बाद जब वो बहू बन के किसी दूसरी डायनेस्टी में आई उसकी यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो अगर उनके बर्थ की बात करें तो कहाँ हुई थी भाई कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की बेटी थी, वो तो गुप्ता डायनेस्टी, लेकिन शादी होके कहाँ आई थी? रुद्रसेन से जब इनकी शादी हुई तो ये वकाटक डायनेस्टी में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये आपको पढ़ के ही जाना है बेटा, है ना, कि कौन आए, किसके बाद कौन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखो, सबसे पहले कौन है? मौर्य, कुषाण, मौर्य, गुप्ता। कौन लग रहे हैं तुम्हें इसमें से सही? इसका सही आंसर आएगा क्या कि भाई मौर्याज आएंगे, फिर शकाज आएंगे एंड फिर गुप्ताज आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग हैड इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंडिया में किसके थ्रू आए हुए थे? ठीक है, तो कौन लेके आए थे? कुशांस लेकर आए थे। ठीक, उसके बाद इस तरीके से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगी जिसमें इस तरीके से इमेज दी हुई होगी आपसे और पूछेंगे कि ये इमेज किसको बिलोंग करती है या किसकी इमेज है ये। तो किसकी इमेज है? द स्कल्पचर ऑफ द कुशान किंग। ठीक है, चलो अब इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में है? एक तो ये जानना है, तो किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। और लिखी किसने है? लिखी है ये किसने? हरिसेन ने। ठीक है, कहां से मिली हुई थी? प्रयाग, जहां कुंभ चल रहा है, इलाहाबाद से। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें व्हाट इज द एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होती है? क्या होगी एपिग्राफी? एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ऐसे ही एक और चीज होती है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक किसका होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, व्हाट डज न्यूमिस्मैटिक बिलोंग्स टू। ठीक, चलो अब एक और चीज आ गई कि भाई जो 16 महाजनपद थे वो 16 महाजनपद प्रेजेंट डे टाइम पीरियड पे या उनकी जो कैपिटल है, या तो दो तरीके से आ सकता है कि भाई प्रेजेंट डे कहाँ पे है, या फिर कि वो महाजनपद का नाम दे देंगे और आपसे क्या पूछ लेंगे उसका, वो पूछ लेंगे कि भाई उसकी कैपिटल क्या होने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आएंगी कि भाई अंग की कैपिटल क्या होने वाली है, मगध की क्या होगी, काशी की क्या होगी, वत्स की क्या होगी, वो आपको बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गए, वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट क्या होता है कि भाई अब तो सीबीएसई पैटर्न में आता नहीं है, लेकिन होगा क्या कि भाई केस बेस के थ्रू ये जनरली आपसे पूछ लेते हैं, या जो आपका लॉन्ग आंसर होता है उसका ही एक शॉर्ट पार्ट के फॉर्म में ये आ जाया करता है। ठीक है, तो हाउ वर द कॉइन्स यूज्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी, गिव टू एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। ठीक है, दो तरीके से इसको बताना है, एग्जांपल्स बताने हैं। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स कहां से आई, एनोमरस वैल्यू है इनकी, रोमन कॉइन्स के थ्रू इन्होंने देखा हुआ था, वो सारी चीजें यहाँ पे आप बताओगे। ठीक है, देन एक इमेज आ गई, उस इमेज कहां से ली हुई है वो बताना है। तो किसकी इमेज है ये? अशोक सम, जो हमारा एक एम्बलम है ना, उसके बारे में बताया है कि अशोक का जो एम्बलम है सारनाथ का जो, वहां से लिया हुआ है। देन मगध वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल जनपद। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया आपको लंबा चौड़ा, और क्या बोल दिया कि अब इसको प्रूव करो कि कैसे मगध जो है वो एक पावरफुल एम्पायर था। ठीक है, एक पावरफुल महाजनपद था। ठीक है, तो उसके यहाँ पे आपको क्या करने हैं, अलग अलग रीजंस बताने हैं इस तरीके से। देन एक्सप्लेन द सोर्सेज। ठीक
ठीक है, जो हिस्टोरियंस ने यूज करे किसके लिए, मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए। आप देखो ये सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया है और 2015 और 13 के भी जो क्वेश्चन पेपर था, है ना, जो एग्जाम हुआ उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बेटा वही क्वेश्चन लाए गए हैं जो सीबीएसई फ्रीक्वेंटली पूछ रही है आपसे। ठीक है, वो सब चीजें हो गई। देन वो चारों सोर्सेस के बारे में बताना है, तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स बता दी आपने, लिटरेरी फाइंडिंग्स बता दी। ठीक है, उसके बाद और जो भी चीजें हो रही हैं, इंस्क्रिप्शन है, अशोक के इंस्क्रिप्शन है, जो बुक्स हैं, वो जो फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट है, ठीक है, वो सारी चीजें बतानी होंगी आपको यहाँ पे। देन डिस्क्राइब ब्रीफली द सोर्सेज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ द गुप्तन रूलर। अब ये पहले जो देखा था वो मौर्यन का, अब देखेंगे गुप्तास की हिस्ट्री कैसे ट्रेस करी। तो गुप्तास के बारे में कैसे पता चला, तो भाई इंस्क्रिप्शन जो है जैसे प्रयाग प्रशस्ति उनके थ्रू पता चला, है ना। अब इसी जो क्वेश्चन में हमने जो मेथोडोलॉजी यूज करी है उसी मेथोडोलॉजी को आप यूज करके जो पहले इससे क्वेश्चन गया उसका भी आंसर बना सकते हो। ठीक है, कि इस तरीके से, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है वो क्या कर दोगे, ऐसे अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, वो सब चीजें हो गई। कॉइन्स, तो गुप्ता कॉइन्स के थ्रू हमने कैसे उनकी हिस्ट्री को ट्रेस किया, जो लिटरेचर मिला उससे कैसे हमने इसको ट्रेस किया, प्रशस्तीज वगैरह जो मिली उससे कैसे ट्रेस किया, वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, देन हाउ डू हिस्टोरियंस केम टू नो अबाउट द मौर्यन पीरियड। ठीक है, अब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, पहले तो ये जो सोर्सेज वाला पार्ट है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि कैसा था मौर्यस का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, तो उसके बारे में आप बताओगे कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से था, सेंट्रलाइज था, तक्षशिला 6 प्रोविंसेस थे उनके, तक्षशिला उज्जैनी भी में से एक था, सुवर्णगिरी इंपॉर्टेंट था किस लिए कि भाई गोल्ड माइंस वहां थे, कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जब मेगास्थनीज आए तो उन्होंने कैसे मौर्यन एम्पायर में जो 6 कमिटीज होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ था, वो सारी चीजें आप बता दोगे इसमें। ठीक है, देन एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द कल्टीवेटर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 600 BC टू 600 CE, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी चीजें होती है। देखो कितने तरीके से पूछा जा रहा है और हर साल, है ना, ये पूछा जाता है घुमा फिरा के, ऑल इंडिया 2017 के एग्जाम में भी आ रहा है ये। ठीक है, तो क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं कि भाई पहले जो होता था कि पहले एक ही तरीके की चीजें हो रही हैं, उसकी जगह पे अब क्या हो रहा है, शिफ्ट, कि वुडन प्लो की जगह आयरन प्लो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देन ट्रांसप्लांटेशन जो है, जो उन्होंने पैडी के क्रॉप में यूज किया वो यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज बताई है, पैडी ट्रांसप्लांटेशन की बात हुई, इरिगेशन की बात करी है ना, कि भाई जो गंगा रिवर है उसके थ्रू कैसे प्रॉपर इरिगेशन हुआ इस एरिया में, फर्टाइल लैंड का किस तरीके से यूज किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। देन ये आ गया हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्री के बारे में बताया है, मनुस्मृति, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आपके जो भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। थैंक यू सो मच।